Hello students, today we will discuss about the zeroth law, first law and work done for a system. Zeroth law. It was given by R as follows. It was given by R as follows. जो जीरो का है थर्मोडायनेमिक्स में आर एस फॉलोअर ने दिया था और उसने क्या बताया कि when two systems are equilibrium with a third system then both the system will be equilibrium with one another. यानी कि अगर हमारे पास दो सिस्टम है, मान लीजिए सिस्टम ए है एंड सिस्टम बी है, अगर वो दोनों किसी थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ये भी इसके साथ इक्विलिब्रियम में है और ये भी इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे. If two systems are in thermal equilibrium with a third system, then both the system will be in equilibrium with each other. यानी कि अगर इसका दुश्मन ये है, इसका दुश्मन ये है, तो इन दोनों ये दोनों भी आपस में क्या हुए, दो कैसे पढ़ते हैं. अगर इसके साथ ये इक्विलिब्रियम में है और अगर इसके साथ भी ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये भी इक्विलिब्रियम में होंगे. ये कहता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इट स्टेट्स that if two systems are in equilibrium with a third system, then both the systems will be in equilibrium with each other. देखेंगे इसको. मान लीजिए हमारे पास थ्री सिस्टम्स हैं, सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी. अगर ये सिस्टम ए और सिस्टम सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, टी ए टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए इक्वल बताया उसने टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी, ये तो क्या है. और सेकंड कंडीशन उसने क्या दी, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल होगा टेम्परेचर ऑफ सी की. इसका मतलब अब दोनों का ही टेम्परेचर सी के इक्वल है, क्या हम यहाँ से ये नहीं कह सकते टेम्परेचर ऑफ ए विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी. यानी कि अगर हमारा सिस्टम ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ और सिस्टम बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम सी के साथ, तो हमारा सिस्टम ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. चलो वैसे देख लेते हैं. मान लीजिए इसका कोई भी टेम्परेचर है, ठीक है, तो यहाँ से ही और ये दोनों है किसी कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट और ये भी दोनों कंडक्टिंग कॉन्टैक्ट है. तो यहाँ से यहाँ जो हीट, ठीक, मान लीजिए इसका किसी भी टाइम पे ज्यादा टेम्परेचर है, इसके पास ज्यादा हीट है, इसके पास, तो यहाँ से यहाँ फ्लो होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, फिर इसका कॉन्टैक्ट है इससे, ठीक है, और इसकी भी कितनी भी हीट है, अगर इसकी ज्यादा है इससे तो फिर से यहाँ
एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इन तीनों का जो है टेम्परेचर सेम हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ सी, टेम्परेचर ऑफ बी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ सी के इक्वल है, टेम्परेचर ऑफ बी टेम्परेचर सी के इक्वल है, तो टेम्परेचर ए और बी का हमारा सेम हो जाएगा। यानी कि if two systems are equilibrium with the third system, then the whole system will be in equilibrium with each other। अगर तीसरे सिस्टम के साथ दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, हीट का ट्रांसफर देखा, इससे इसमें हो सकता है, इससे इसमें, इससे इसमें। तो हीट का ट्रांसफर शो करता है और टेम्परेचर, यहाँ से डेफिनेशन आती है वो टेम्परेचर है, जीरो का जो है टेम्परेचर को डिफाइन करता है। जीरो का इसको डिफाइन करता है टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर क्या है, इट शोज दैट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट के फ्लो की डायरेक्शन शो करता है। अगर यहाँ पर हीट ज्यादा थी और यहाँ पर कम थी तो इस ज्यादा से कम की तरफ आएगी, ये तो कह रहा है टेम्परेचर की डेफिनेशन। या फिर इससे हमें किसी भी चीज के गर्म होने का या ठंडा होने का पता लगता है। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है, इट शोज दैट डिग्री ऑफ hotness or coldness of our system। यानी किसी के ठंडा या गर्म होने का भी इससे पता लगा जा सकता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट का, या फिर किसी भी चीज के ठंडा या गर्म होने का पता लगा जा सकता है किसकी हेल्प से, टेम्परेचर की। और यहाँ से क्या है, भाई टेम्परेचर से हीट को भी मेजर कर रहे हैं, हीट की डायरेक्शन का पता लग रहा है, किसके ठंडा या गर्म होने का पता लग रहा है। तो थर्ड डेफिनेशन इसकी क्या होती है, इट इज द मेजर ऑफ हीट, हीट को मेजर करने के लिए या हीट का मेजर है। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन होगी हमारी, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि हीट का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा। वैसे भी हमें पता है होल्डर टू कोल्डर बॉडी होता है। और नेक्स्ट हमारा ये क्या शो करता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस शो करता है। या फिर थर्ड जो डेफिनेशन है, ये हीट का ही मेजर है, हीट को मेजर किया जाता है टेम्परेचर से। ये हमारा कंप्लीट हो गया जीरो फ्लो। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे internal energy of a system, internal energy of a system। of a system, मान लीजिए हम कोई भी गैस ले लेते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक तो उस गैस में जो एनर्जी होगी वो उनकी पोजीशन के कारण ये कह सकते हैं, यानी कि उनकी पोजीशन के लिए या उनकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए कह सकते हैं। तो एक तो एनर्जी होगी उनकी कॉन्फ़िगरेशन के कारण, और दूसरा अगर ये मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो दूसरा होगा उनके मोशन के कारण। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन एंड एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो यहाँ पर हम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द टोटल एनर्जी, ठीक है, ऑफ आ सिस्टम। एक सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है, किस किस के कारण होती है, ड्यू टू
the configuration of particles, due to the configuration of particles and मोशन से काम करते हैं and motion of particles। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है, और किसी भी सिस्टम की एनर्जी होती है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन एंड ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। इंटरनल एनर्जी के बारे में अगर हम देखें तो कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जो होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और जो मोशन के कारण होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं यूपी, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं यूके, और इंटरनल एनर्जी जो होती है हमारी इंटरनल एनर्जी, ठीक है, उसको डिनोट करते हैं हम सी यू से, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी हमने यू से डिनोट कर दिया है, तो क्या होती है सम ऑफ द टोटल एनर्जीज, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन एंड एनर्जी ड्यू टू मोशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन एंड एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज and kinetic energies of all the particles of a system for a real gas, अगर हम रियल गैस के लिए देखें तो रियल गैस जो है उसमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है नेग्लिजिबल माना जाता है, यानी कि नेग्लिजिबल force of attraction between particles। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो रियल गैस के लिए अगर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो, तो क्या होगी? सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज क्या हो जाएगा? Sum of all the kinetic energies। तो ये हमारा रियल गैस के लिए टोटल एनर्जी। आइडियल गैस फॉर एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस के लिए हम टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? आइडियल गैस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स है वो नेग्लिजिबल नहीं होता है, ठीक है। तो हम जीरो नहीं ले सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो वहां पर आइडियल गैस के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी विल नॉट, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पर जो टोटल एनर्जी हो जाएगी फॉर रियल गैस वो हो जाएगी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस। तो ये हमारा हो गया एनर्जी के लिए इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। फॉर रियल गैस सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज, एंड फॉर आइडियल गैस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज प्लस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्क डन ऑन अ सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन देखेंगे अभी हम। वर्क डन अगर हम करें किसी भी सिस्टम के लिए तो वर्क डन क्या होता है? नॉर्मली तो हम ये देखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए हमारे पास कोई गैस है
हमने किसी कंटेनर में गैस ली हुई है, that gas is filled in a container and a frictionless and massless piston is taken inside the container. This is the piston. ये हमारा कोई भी मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन दे दिया हमें, ये वाला। तो मान लीजिए जैसे ही हम इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो गैस से कुछ प्रेशर लगाएंगे इसके ऊपर, तो इधर से जो हम फोर्स भी कह सकते हैं, गैस जो फोर्स लगाएगी पिस्टन के ऊपर। मान लीजिए किसी भी टाइम पे जो गैस में है पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश कर दिया है डी एक्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डी एक्स डिस्प्लेस कर दिया गैस ने पिस्टन को। यहाँ पर हम वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉल वर्क डन जो हमारा आ जाएगा डी डब्ल्यू, क्या होगा फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। और हमें पता है प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई ए। आपकी जगह क्या रख सकते हैं, पी ए। तो डी डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा, पी ए इंटू डी एक्स, स्मॉल वर्क। डी डब्ल्यू निकालेंगे हम एरिया इंटू कोई भी थर्ड साइड, ये हमारा एरिया हो गया इसका, और थर्ड साइड तो इधर हो जाएगा हमारे लिए पी डी एरिया इंटू हाई, क्या होगा हमारे पास वॉल्यूम। तो थर्ड साइड को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ जाएगी, तो हमारे पास हो गया स्मॉल वर्क डन, क्या हो गया पी डी पी। अगर मान लीजिए हमने या गैस में जो प्रेशर है इस पे कोई भी प्रेशर लगाया और इनिशियल जो वॉल्यूम है उसका है वी आई, लेटर इनिशियल वॉल्यूम is Vi and final volume is Vf। तो हम dW को निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कंप्लीट वर्क डन निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा PdV। इसको इंटीग्रेट करेंगे, वॉल्यूम रखेंगे इनिशियल टू फाइनल, तो ये हमारा कंप्लीट वर्क डन के लिए हो जाएगा। डब्ल्यू हो जाएगा हमारा PdV, इंटीग्रेट करेंगे V इनिशियल टू V फाइनल तक। तो ऐसे हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ये वर्क डन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा ये भी हम देख सकते हैं। अगर गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, यानी कि अगर Vf ग्रेटर देन होगा Vi से, तो हमारा वर्क डन होगा पॉजिटिव, यानी कि गैस इंक्रीज कर रही है, यानी कि जो काम किया वर्क किया वो किसने किया, गैस ने, इस तरीके से। और अगर V इनिशियल ज्यादा है V फाइनल से, इसका मतलब गैस के ऊपर काम किया गया, पिस्टन को नीचे की तरफ किया गया है, तभी तो फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगी, ठीक है। अगर V इनिशियल हमारे ज्यादा है V फाइनल से, तो वर्क डन हो जाएगा हमारा नेगेटिव। दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, if work is done by the gas then it is positive, and if work is done on the gas then it is taken as negative। तो इसके लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो find the work done by a gas when it expands by 0.5 liters। Find that work done by a gas if it expands by
0.5 लीटर। ठीक है, तो हमारे पास गैस दे दिया गया है और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दे दिया गया है एट टेम्परेचर, एट प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो गैस है दिया गया एक्सपेंड हो रही है 0.5 लीटर। तो वर्क निकालिए, W क्या हो जाएगा P dV। W कितना चेंज आ रहा है हमारा dV में 0.5, तो P कितना दिया गया है 1 और dV की वैल्यू दी गई है 0.5। ये एटम में दिया गया है, ये लीटर में दिया गया है, तो W हो जाएगा हमारा 0.5 एटम लीटर। ठीक है, इसको हम वर्क डन को जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो W हो जाएगा हमारा 0.5 एटम लीटर को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 101.3 में करेंगे तो हमारा जूल आ जाएगा। तो W इज टू तो क्या हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15, 5 बचा 5 और 6 0 5 1 और 1 2, तो हमारा 50.65 जूल्स वर्क हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि हमें W क्या निकालना है PdV, जितना चेंज हुआ है। ठीक है, चेंज कितना हुआ 0.5 लीटर। अब देखिए ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। इसने कहा है इफ द गैस एक्सपेंड्स, इफ गैस जो एक्सपेंड हो रही है यानी कि फाइनल जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो गया और वॉल्यूम अगर फाइनल ज्यादा होगी तो वर्क डन होगा पॉजिटिव, यानी कि वर्क इज डन बाय द गैस एंड वर्क डन बाय द गैस इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ये हमारे वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगर हमें कर्व दी गई हो, इफ अ कर्व इज गिवन, मान लीजिए हमें कोई भी कर्व दे दी गई है, वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम द गिवन ग्राफ निकालिए। कोई फाइंड द वर्क डन बाय गैस फ्रॉम गिवन फिगर। हमें कोई फिगर दे दी गई है, इधर वॉल्यूम है इधर प्रेशर, वॉल्यूम इन लीटर्स एंड प्रेशर इन एटम्स गिवन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है और वॉल्यूम जो है लीटर्स में गिवन है। तो यहाँ पर जो एक ग्राफ दे दिया गया है, मान लीजिए ठीक है, ये ग्राफ दिया गया है हमें, जो वॉल्यूम है यहाँ पर इसकी 2 लीटर्स गिवन है, यहाँ पर 5 लीटर्स गिवन है। यहाँ पर प्रेशर है 4 एटम, यहाँ पर है 5 एटम। तो इससे आप वर्क डन निकालो। कैसे निकालेंगे वर्क डन? तो जब भी हमें वर्क डन निकालना होगा तो कंप्लीट जो हमारे पास कर्व बन जाएगी, एक कंप्लीट तो ये कर्व बन गई है, ठीक है, कंप्लीट का एरिया निकालना होता है, इस कंप्लीट का एरिया निकालना है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? एरिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे सर? ये हमारा क्या बन गया है, एक ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड क्या है? ये और ये, यहाँ से यहाँ तक क्या है 0 to 4, तो 4 प्लस ये पैरेलल साइड क्या है 5 तक है, प्लस 5 और इंटू हाइट कितनी है इसकी 2 to 5 कितना हो गया हमारे पास 3 इंटू 3। तो W आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 5 प्लस 4 9 इंटू 3। W आ जाएगा 27/2 यानी 13.5 एटम लीटर। इसको आप जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं,
वर्क डन क्या होगा 13.5 इंटू 101.3 जूल। इस तरीके से आप किसी कर्व से